हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना? कॉन्सेप्ट्स, फंडा सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर लिए। लेकिन क्या अभी भी जरूरत है हमें एक ब्रशअप की, एक रिवीजन की? कुछ वीक पॉइंट्स है जिसे दोबारा से रिवीजन की जरूरत है। तो इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज। जैसे आपने मेरे साथ कनेक्ट रह के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से हम अब अपने कॉन्सेप्ट्स और फंडास को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, 100% परफॉर्म कर सके। तो मेरे साथ कनेक्ट रहना ताकि आपका रिवीजन भी उसी तरह से फुल प्रूफ हो जाए, इस तरह से हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स क्या है। साथ में ही आपको आंसर करने कुछ एमसीक्यूज, ताकि आप जान सको आपने कितना समझा, कितने करेक्ट आंसर्स हैं। उन सभी को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि आपने कितने करेक्ट आंसर्स किए, क्या स्कोर है। तो आज समझते हैं पार्टनरशिप है क्या, इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, एक ओनर ही बिजनेस चला रहा है, उसी का ही प्रॉफिट है, उसी का ही लॉस है। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस चलाते हैं मिल करके और प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं, तो वो हो जाती है पार्टनरशिप। ये तो हमें मोटा मोटा बेसिकली पता है। लेकिन बेसिकली चाहिए क्या एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए? उसके इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए हमें? जैसे एक डिश को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किसी भी डिश को दूसरी डिश से डिफरेंट बनाने के लिए उसके अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म को दूसरी फॉर्म से डिफरेंट बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो समझो, सबसे पहले समझो पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब जब एक से ज्यादा लोग आपस में कनेक्ट होते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो एक चलाए सभी की तरफ से या सभी चलाए, लेकिन उनका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। तब वो बन जाती है आपकी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। राइट। अब ये डेफिनेशन दी किसने है? क्या हमने खुद बनाई? नहीं। आपको ये डेफिनेशन दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, जहां पर इसको मेंशन किया है। एक से ज्यादा जब लोग कनेक्ट होंगे, ह्यूमन बींग्स है, तो डिस्प्यूट्स भी होंगे, और उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, ताकि आपका ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाए, आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। इसमें जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसी के साथ ही मिल करके, उसी को अप्लाई करते हुए ही आपको अपने बिजनेस को चलाना है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया। तो जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपस में वो कहलाएंगे पार्टनर्स, और आपस में कलेक्टिवली पूरी टीम कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। अब समझ लेते हैं एक एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से, कि बेसिकली इंग्रेडिएंट एलिमेंट क्या होना चाहिए। एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या? एक पर्सन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। मतलब मिनिमम हो गए 2 पर्सन। 2 पर्सन, 2 or more पर्सन कैन मेक अ पार्टनरशिप। एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, और सभी के सभी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एलिजिबल होने चाहिए, किसी भी बिजनेस डील को करने में कंपिटेंट होने चाहिए। अब कंपिटेंट है कौन? है कंपिटेंट कौन नहीं है ये समझो। कंपिटेंट तो सभी है, लेकिन उस लिस्ट को समझ लेते हैं जो छोटी है, जहां पर हम कहते हैं कि एलिजिबल नहीं है। वो है आपके अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जो मेंटली डिस्टर्ब है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। उसके उसने अगर कोई बिजनेस डील की तो उसे हम लॉफुल, लीगली नहीं मानते। इसके बाद है वो पर्सन जो लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं वो लॉ में एक इलीगल पर्सन काउंट हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर पनिशमेंट्स आ रही हैं, तो वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन आपका पार्टनर नहीं बन सकता। उसके साथ आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट नहीं कर सकते। और तीसरा आ जाता है माइनर। माइनर वो पर्सन है जिसकी एज अभी 18 ईयर्स नहीं हुई, जो 18 ईयर्स से कम एज का है, वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता। हम यहां पर बात कर रहे हैं जब आप स्टार्टिंग करना चाहते हो किसी पार्टनरशिप फर्म की, उस टाइम पर आप किस पर्सन को लेकर के पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। मतलब एज ए ओरिजिनल पार्टनर आपका माइनर पार्टनर नहीं बन सकता।
आपके दिमाग में यही डाउट चल रहा है ना कि कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि माइनर पार्टनर हो सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो वो क्या है? मैम तो कह रही है माइनर पार्टनर ही नहीं हो सकता, तो मैंने कैसे पढ़ा? तो वो दोनों चीजों में फर्क को समझो। माइनर एक ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकता, एज ए फाउंडर नहीं बन सकता। जब आप एक पार्टनरशिप फर्म खोलना चाह रहे हो उस टाइम पर उस पर्सन को काउंट करके कि मोर देन वन पर्सन हो गया, तो अब हम पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। मान लो आप और आपका ब्रदर जिसकी एज 15 ईयर्स है मिल करके पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते, बिकॉज अभी उसकी एज बिलो 18 ईयर्स है, और 18 ईयर्स से कम एज के पर्सन के साथ आप बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते। एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है उस पार्टनरशिप फर्म में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी पहले खुली हुई है। आप सबने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बना ली और उसके बाद आप अपने उस ब्रदर को कनेक्ट कर सकते हो अपनी बिजनेस के साथ। लेकिन वो आपका ब्रदर या माइनर कनेक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लॉसेस में उसका हिस्सा नहीं होगा। अब ये माइनर अगर 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो डिसीजन ले। विद इन 6 मंथ्स उसको डिसीजन लेना होता है और बताना होता है कि क्या वो इस बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं रहना चाहता हूं, तो जब से वो माइनर था, जब उसने फर्म को ज्वाइन किया था, तब से और अब तक उसने जितने भी फर्म में डिसीजन लिए हैं उन सब के लिए वो भी लाइबल काउंट होगा। आगे चलते हैं। अभी तो हमने बात की कि कौन कंपिटेंट हो सकता है। अब बात आ रही है कि एटलीस्ट 2% लिखा है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 2% होने चाहिए। दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। तो क्या कोई मैक्सिमम की भी लिमिट है? पार्टनरशिप एक्ट तो आपका कोई मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता। वो तो कहता है कि चाहे कितने भी लोग मिलकर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन आपका कंपनीज एक्ट 2013 ये आपका मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई करता है। उसके सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है जो कि ये मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई करेगी। तो आपके कंपनीज एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट स्पेसिफाई की, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम हो गए 50 पार्टनर्स, राइट। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, एक डिसीजन लेना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये सोचना, रूल्स और रेगुलेशन बनाना कि अगर हम बिजनेस चलाएंगे तो उस बिजनेस में कौन किस तरह से एक्ट करेगा, प्रॉफिट होगा तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कौन से फील्ड को संभालेगा, कोई पार्टनर नया ज्वाइन करेगा तो क्या रूल्स बनेंगे। तो आप जैसे गेम के रूल्स और रेगुलेशन बनाते हो ना, उसी तरह से आपको पार्टनरशिप बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं। वो रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। रिटर्न मतलब लिख करके, जब आप अपने रूल्स को लिख करके रखते हो तब तो पक्का पक्का हो जाता है कि हाँ हमने ऐसा कहा था, ये डिसीजन लिया था। तो जब भी कोई डिस्प्यूट हो तो आप उस रिटर्न को रेफर कर सकते हो, उस रिटर्न एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हो कि हाँ हमने इस पॉइंट पर क्या डिसीजन लिया था कि प्रॉफिट शेयर होगा तो किस तरह से शेयर होगा, कैपिटल होगी तो किस तरह से होगी, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो किस तरह से होगा। तो जब एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो वो हो जाता है आपका पार्टनरशिप डीड। और जब आप ओरली कुछ डिसीजंस ले लेते हो कि ठीक है, डिसाइड कर लेते हो कि प्रॉफिट इस तरह से बांटा जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो इस तरह से होगा। अब आपने कहा क्या और दूसरे पार्टनर ने समझा क्या, इन दोनों चीजों में फर्क भी तो हो सकता है, क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स हैं जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली क्रिएट होती है। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो डिस्प्यूट होंगे, और ओरल के केस में डिस्प्यूट हुआ तो उसको सेटल करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यही बेनिफिट है रिटर्न एग्रीमेंट का, कि रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपके डिस्प्यूट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लीगली आप उसे कोर्ट में डाल भी सकते हो। लेकिन ओरल के केस में आप इसे कोर्ट में रेफर नहीं कर सकते। आपको पार्टनरशिप एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उसी को ही फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को चलाना होता है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट भी हमें मिल गया। पार्टनरशिप बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट तो हमने समझ लिए। तीसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब
आप जो आपस में कनेक्ट हो रहे हो वो एक बिजनेस चलाने के लिए होना चाहिए, और उसका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना, लॉस नहीं, या चैरिटी करना नहीं होना चाहिए कि चलो कहीं फॉर्मल पार्टी में चले गए, ये भी नहीं होना चाहिए। हम किसी बिजनेस को चलाना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, और वो बिजनेस होना चाहिए लॉफुल, लीगल। लीगल बिजनेस करोगे और प्रॉफिट अर्न करोगे, तभी वो पार्टनरशिप का एक एलिमेंट, इंग्रेडिएंट काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। राइट? तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप में। जब भी आप कनेक्ट होते तो यही होता है ना कि हम चलो कोई काम करते हैं, प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे अंदर यही जोश होना चाहिए। लॉस के लिए तो हम कनेक्ट नहीं होंगे ना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें हिस्सा बनेगा सभी का। ये नहीं है कि एक ही ओनर है, सभी को हिस्सा मिलेगा। वो बराबर भी हो सकता है और आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग किसी तरह से भी बांटा जा सकता है। फिफ्थ है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब हो गया ओनर, एजेंट का मतलब हो गया एम्प्लॉय। अब जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में ओनर भी हैं और एजेंट भी है। अगर कोई पार्टनर डील करने जा रहा है बिजनेस की, तो वो एक तरह से बाकी पार्टनर्स का एजेंट है, उनके बिहाफ पर जाकर के वो डील करने जा रहा है, और वहां बैठ करके जो भी डिसीजन ले रहा है वो एज ए ओनर डिसीजन ले रहा है, प्रिंसिपल डिसीजन ले रहा है। तो वो एक ही टाइम पर वो प्रिंसिपल की तरह से भी बिहेव कर रहा है और दूसरों के बिहाफ पर बिहेव कर रहा है, तो एज ए एजेंट भी बन गया। तो सभी पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, एक दूसरे के काम को करते हुए वो एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। तो अगर एक पार्टनर काम कर रहा है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल है, उसमें चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी बाइंड होंगे, सभी लाइबल होंगे। नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट। अब ये बिजनेस सभी चला सकते हैं या कोई एक भी उन सभी के बिहाफ पर चला सकता है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस सभी चलाएंगे तभी पार्टनरशिप होगी। तो कोई एक पार्टनर भी सभी के बिहाफ पर काम करेगा उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग, तो भी हम उसे पार्टनरशिप फर्म का एलिमेंट काउंट करते हैं, पार्टनरशिप ही काउंट करते हैं। लास्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है पार्टनरशिप में पार्टनर को कहो या फर्म कहो, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम हैं, अलग अलग नहीं है। अगर आपने डील पार्टनर के साथ की है, इसका मतलब है आपने फर्म के साथ डील की है। अगर कोई पार्टनर उस डील को करते हुए कोई लॉस हो जाता है उस, तो उस लॉस के लिए पूरी फर्म लाइबल है। फर्म का मतलब सभी पार्टनर्स लाइबल हैं, सिर्फ वही पार्टनर लाइबल नहीं है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो सभी पार्टनर्स लाइबल हैं उस लोन को पे करने के लिए। तो आपस में ये दोनों ही कनेक्टेड है, एक ही है। आप चाहे डील पार्टनर से करो, फर्म से करो, एक ही माना जाएगा, एक ही मान करके उसको लीगली बाइंड भी किया जाता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपकी पार्टनरशिप फर्म अलग और पार्टनर को अलग ट्रीट करके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो लीगली अगर पूछा जाए तो ये कनेक्टेड है, अकाउंटिंग टर्म्स में पूछा जाए तो ये सेपरेट है। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है आपको जज करने की अपनी नॉलेज कि आपने कितना सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। मतलब ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है पार्टनरशिप का एलिमेंट नहीं है। वो क्या है? एटलीस्ट 2 पर्सन एग्रीमेंट होना, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। 3 सेकेंड्स में आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जहां पर इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी नहीं है, प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है, इक्वल जरूरी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, मतलब अगर कोई पार्टनर कोई डील करता है तो वो क्या सभी पार्टनर्स के लिए बाइंडिंग है, या किसी एक पार्टनर के लिए बाइंडिंग है, या बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर। मतलब जिस पार्टनर ने डील की है उसको छोड़ के बाकी सभी पार्टनर लाइबल है, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। क्या आंसर है? यस, डील चाहे कोई भी पार्टनर करे, वो सभी के भी हाफ पर कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जहां पर सभी पार्टनर्स लाइबल होंगे। थर्ड,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। A minor can be admitted as a partner, but his rights and liabilities are same of adult partner। मतलब एक एडल्ट जो मेजर है, जिसकी एज 18 से ज्यादा है, उसी की तरह से उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी रहेंगे। नन ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? क्या माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहाँ पर ओरिजिनल के बारे में नहीं बात की जा रही है, यहाँ पर पूछा है कि पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। हाँ, पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर आर दोज हु, अब ये कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है? पार्टनर्स भी दो तीन कैटेगरी के हैं। एक हो जाता है स्लीपिंग पार्टनर, एक हो जाता है एक्टिव पार्टनर, एक है ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन से हैं? जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और लेकिन प्रॉफिट में शेयर रहता है उनका, अपना नाम देते हैं और उसको प्रॉफिट में शेयरिंग रहता है। कंट्रीब्यूट नहीं करते कैपिटल, लेकिन उनका प्रॉफिट में इक्वल हिस्सा रहता है। कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत कम कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट में इक्वल हिस्सा है। अब तीसरी ऑप्शन है जहां पर वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, उन्हें बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपना नाम बिजनेस को लैंड करते हैं। अपना किसी किसी की गुडविल हो जाती है ना, रेपुटेशन हो जाती है, उसके नाम पर बिजनेस चलता है। तो ये आपको कहा है, क्या ये कैटेगरी है? या कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, या वो बंदा है, ये वो पार्टनर है जो सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में लगाता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी है? जो कैपिटल नहीं लगाता लेकिन कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलता है, या जो कैपिटल बहुत कम लगाता है उसे प्रॉफिट बराबर मिलता है, या जो कैपिटल भी नहीं लगाता, उसको बिजनेस से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी गुडविल बिजनेस को देता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, जहां पर वो उसका नाम एज ए गुडविल हम यूज करते हैं, वो है आपका ऑस्टेंसिबल पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। जो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, कैपिटल नहीं देता लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में और उसको सैलरी दी जाती है। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, कैपिटल देता है और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करता है। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में लेकिन कैपिटल नहीं देता, लेकिन उसको प्रॉफिट या लॉसेस में शेयर मिलता है। या जो पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन उसको प्रॉफिट और लॉसेस में शेयर मिलता है। तो कौन सी कैटेगरी आएगी? आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है, जहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, कंट्रीब्यूशन नहीं देता, लेकिन कैपिटल वो लगाता है और उसको उस कैपिटल के बेस पर प्रॉफिट या लॉसेस में हिस्सा मिलता है। तो स्लीपिंग का मतलब है वो सो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसके बिहाफ पर बाकी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उसने तो पैसा लगा दिया है, और पैसा लगा दिया है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए बस। राइट। इसके बाद है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, एक पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन है? ओनर का, एजेंट का। ओनर और एजेंट, ओनर का मतलब है प्रिंसिपल, आपने यही पढ़ा है ना कि प्रिंसिपल और एजेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, ओनर ओनर लिखा है, ओनर का मतलब है प्रिंसिपल या मैनेजर। एक पार्टनर का अपनी फर्म के साथ कनेक्शन है एज अ ओनर और एजेंट। फर्म का मतलब है बाकी सब पार्टनर्स कलेक्टिवली। राइट। तो आपका आंसर होगा ओनर एंड एन एजेंट। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, या मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जो कि आपके कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है कि आप कितना कर सकते हो, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लेकर के पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो। लेकिन वहां पर एक पॉइंट और भी है कि मैक्सिमम जो आपने लिमिट दी है, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिमिट दी है, पावर दी है कि वो मैक्सिमम लिमिट को प्रेस्क्राइब कर सके, लेकिन विद इन 100 की लिमिट के अंदर अंदर रहनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 की लिमिट स्पेसिफाई की है, तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको 100 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो 100 कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिमिट कहा है कि आप 100 के अंदर अंदर बता दो कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए। तो
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 50, राइट। तो आपका आंसर है 50। नेक्स्ट है, अब यहां तो टिक मार्क पहले ही आ गया। चलिए, एबीसीडी 4 पार्टनर हैं, जिसमें ये चारों पार्टनर हैं, तो आगे और एडिशनल कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स ये और एडमिट कर सकते हैं? तो 50 मैक्सिमम है, 4 ऑलरेडी है, तो 46 मैक्सिमम लिमिट है। अब इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी चीज है जो इसेंशियल नहीं है पार्टनरशिप के लिए। एग्रीमेंट, बिजनेस होना, मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होना, एंड मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि ये इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर चलाएं, कोई एक भी चलाएगा तो भी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी वो। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, लेकिन पार्टनर्स सभी ना बिजनेस को चला के, कोई एक भी सभी के बिहाफ पर अगर बिजनेस चलाता है, तब भी वो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में ही काउंट की जाएगी। तो ये थे 9 क्वेश्चंस। आई होप आप अच्छे से आंसर कर पाए हो। आपके 9 आउट ऑफ 9 भी आए हैं। तो अपने मार्क्स स्कोर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि मेरा समझाया हुआ आपको कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और इसी तरह से कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी सीरीज में, इसी पार्ट में। गुड बाय एंड टेक केयर।